नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आज से हम एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं असम के चुनाव के महारथियों पर। असम के चुनाव में जो कद्दावर नेता हैं, जो असम के चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, उन पर केंद्रित ये श्रृंखला है। और इस श्रृंखला के तहत आज हम ले रहे हैं असम बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बहुत ही ताकतवर नेता हेमंत बिश्व शर्मा को, जो कि मोटे तौर पर माना जाता है कि पूरे पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी के बड़े रणनीतिकार हैं। पूरे पूर्वोत्तर भारत में सरकारों को तोड़ने, मोड़ने, अपनी सरकार बनाने, गिराने, बनाने, इस सब पूरे खेल में उनकी भूमिका प्रमुख रहती रही है। और पूरे पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी को नए सिरे से स्थापित करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। असम सरकार में हालांकि वो मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, लेकिन उनके पास वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे और इसके अलावा भी कई प्रमुख विभाग हैं। और ये माना जाता है दरअसल डी फैक्टो वही मुख्यमंत्री हैं असम के, क्योंकि सारी राजनीतिक ताकत उनके पास है। और उनके पास चूंकि प्रशासनिक अनुभव है, 2001 से वो सरकार में है, इसलिए उनकी अहमियत बीजेपी भली भांति जानती है। तो आज हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। इस ताकतवर नेता की कई खूबियां हैं, कई खामियां भी हैं, उनके पर भी हम चर्चा करेंगे। उनके पास सरकार में तो अहम मंत्रालय हैं ही, लेकिन उनकी एक पहचान ये भी है कि उनके पास एक मीडिया साम्राज्य भी है। न्यूज़ लाइव नाम का चैनल है जो कि काफ़ी प्रभावशाली है, काफ़ी उसकी पैठ है वहाँ पर। तो उस तरह से उनकी ताकत बहुत ज़्यादा है। उनकी जो राजनीतिक जोड़ तोड़ का कौशल उनके पास है, और जो करप्ट राजनीति जिसको कहते हैं हम लोग, भ्रष्ट राजनीति, वो उसके शिरोमणि हैं। और इसी का इस्तेमाल करके वो इतनी जल्दी इतने शक्तिशाली नेता के तौर पर पूर्वोत्तर भारत में उभरे हैं। असम गण परिषद को कमजोर करके अपने साथ मिलाने की जो भूमिका इसमें निभाई है, वो भी महत्वपूर्ण है। असम गण परिषद आज बीजेपी की पिछलग्गू पार्टी बन गई है। असम गण परिषद को हेमंत बिश्व शर्मा ने लगातार कमजोर किया है, यहाँ तक कि प्रफुल्ल महंतो को भी उससे बाहर होना पड़ा है। पूरे असम में ही नहीं, पूरे पूर्वोत्तर भारत में हेमंत बिश्व शर्मा बीजेपी के संकट मोचक के तौर पर भी उभरे हैं। मणिपुर में कुछ समय पहले ये लगभग तय था कि बीजेपी की सरकार गिर जाएगी और कांग्रेस वहां सरकार बना लेगी, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा ने वहां कुछ ऐसा जाल बिछाया और ऐसी उलटफेर की। और हालांकि उसमें कई असंवैधानिक काम भी किए गए वहां के विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, वहां के राज्यपाल द्वारा, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार बचाने में कामयाबी हासिल कर ली है। उनके शक्तिशाली होने की एक वजह यह भी है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भी खासम खास हैं। वो ये दोनों नेता हेमंत की इस राजनीतिक कौशल पर बहुत भरोसा रखते हैं, बहुत निर्भर हैं, और पूरे उत्तर भारत की राजनीति में वो उनको अहमियत देते हैं कोई भी निर्णय लेने के पहले। अब जो चुनाव वहां होने जा रहे हैं, इस पूरे चुनाव की रणनीति को बनाने में, आगे बढ़ाने में हेमंत बिश्व शर्मा का खासा हाथ है। जो भी टिकटों का बंटवारा हुआ है वो हेमंत बिश्व शर्मा का, उसमें बहुत उनकी बात सुनी गई है। अधिकांश टिकटें उनकी सहमति के आधार पर दी गई हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस बार बीजेपी ने असम में अपने भावी मुख्यमंत्री के तौर पर किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया है। हालांकि सर्बानंद सोनोवाल वहां मुख्यमंत्री हैं और उनका कार्यकाल कोई बहुत उल्लेखनीय तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो हेमंत बिश्व शर्मा की एक तरह से छाया में चले हैं। उनके पास ना अपना उस तरह का राजनीतिक कौशल है और ना ही प्रशासनिक क्षमताएं हैं, तो पूरी तरह से निर्भर कर रहे थे हेमंत बिश्व शर्मा पर। लेकिन शायद जब हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस छोड़कर आए थे तो उनको कुछ वादे किए होंगे मोदी शाह ने, बीजेपी ने, और शायद ऐसा लग रहा है, ऐसी ध्वनि निकल रही है कि अगर बीजेपी ये चुनाव जीत कर लौटी तो हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री होंगे। तो इस लिहाज से आप देखें तो असम की राजनीति में, असम की चुनावी राजनीति में आज हेमंत बिश्व शर्मा बहुत ही शक्तिशाली नेता दिखते हैं।
आइए अब थोड़ा सा हेमंत बिश्व शर्मा के अतीत पर नजर डालते हैं कि आखिरकार उनका जो राजनीतिक करियर है कैसे शुरू हुआ और कैसे बहुत ही कम समय में पहले वो कांग्रेस सरकार में एक महत्वपूर्ण मंत्री बन गए, एक ताकतवर मंत्री बन गए, और फिर जब पार्टी तोड़कर छोड़कर वो बीजेपी में आए तो वहां भी उन्होंने अपनी एक अहमियत कायम कर ली। तो 2001 में सबसे पहले हेमंत बिश्व शर्मा ने चुनाव लड़ा था झालुपाड़ी सीट से, और उस समय जो भृगु फूकन थे, असम गण परिषद के एक वरिष्ठ नेता थे, उनको हराकर वो कांग्रेस के टिकट पर जीतकर आए थे। 2005 में वो मंत्री बन गए और पावरफुल मंत्री बनने में उनको देर नहीं लगी। तरुण गोगोई की सरकार में लगातार वो महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास रहे और लगातार उनकी ताकत बढ़ती गई, और ये माना जाता है कि तरुण गोगोई के वो खास व्यक्ति थे और तरुण गोगोई उन पर काफी निर्भर करते थे और तरुण गोगोई ने उनको काफी प्रमोट किया था, यानी एक अपने बेटे की तरह उन्होंने प्रमोट किया था, और इस वजह से वो धीरे धीरे असम की राजनीति में एक सत्ता के केंद्र के रूप में उभरते चले गए। लेकिन जब जैसे ही एक ताकतवर स्थिति उन्होंने हासिल की तो उनकी महत्वाकांक्षाएं भी जोर मारने लगी, और फिर वो तरुण गोगोई पर और जो आला कमान है कांग्रेस पर, उस पर दबाव बनाने लगे कि अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उस समय तरुण गोगोई मुख्यमंत्री थे और तरुण गोगोई शायद अपने बेटे गौरव गोगोई को प्रमोट करना चाहते थे, और शायद जो हाई कमान है उसको जिस अंदाज में हेमंत बिश्व शर्मा एक ब्लैकमेल करके उन्हें मुख्यमंत्री पद हासिल करना चाहते थे, वो शायद रास नहीं आया, और राहुल गांधी और हेमंत बिश्व शर्मा में पटी नहीं। एक बड़े खटासपूर्ण संबंध हो गए। हेमंत बिश्व शर्मा निराश हो गए और अंततः उन्होंने पार्टी को तोड़ दिया। अगस्त 2018 में, माफ कीजिएगा, अगस्त 2015 में उन्होंने पार्टी छोड़ी और सीधे बीजेपी में जाकर मिल गए। बीजेपी में जाने का उन्हें एक फायदा तो ये हुआ ही कि वो बीजेपी में, असम की बीजेपी में एक बड़े नेता के रूप में, क्योंकि वो कांग्रेस से 9 विधायक तोड़कर भी लाए थे, इसलिए वो अहमियत उनको वहां मिल गई, और चूंकि उनके पास कौशल था तो धीरे धीरे उन्होंने पूरे असम बीजेपी को अपने नियंत्रण में कर लिया। वही फैसले लेने लगे। उनकी वजह से असम के जो बीजेपी नेता हैं, जो पुराने नेता थे, वो भी नाराज भी हुए, दुखी भी हुए, लेकिन हेमंत की जो भूमिका है और महत्व है वो किसी भी तरह से कम नहीं हुआ। ये लगातार उनका महत्व बढ़ता चला गया, और उन्होंने फिर जो राहुल गांधी से एक तरह से प्रतिशोध वाले वातावरण में उन्होंने काम करना शुरू किया, और जो बीजेपी का एक एजेंडा था कि पूर्वोत्तर भारत को कांग्रेस मुक्त बनाया जाए, वो उसमें शामिल हो गया, और उन्होंने लगभग हर राज्य में दखल दिया और कांग्रेस पार्टी को तोड़ा मरोड़ा, और फिर वहां पर बीजेपी की कोई हैसियत न होते हुए भी बीजेपी के समर्थन से, बीजेपी के सहयोग से वहां के क्षेत्रीय दलों को मिलाकर सरकारें बनवाई। तो कांग्रेस के सफाए में हेमंत बिश्व शर्मा का एक खास रोल रहा है, और ये इसीलिए कहा जाता है कि कांग्रेस ने उनको जाने देकर अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। अगर हेमंत बिश्व शर्मा साथ में होते तो आज कांग्रेस की ये दुर्गति नहीं होती, और बीजेपी इस स्तर तक कतई नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि उसमें वो ताकत नहीं थी। ये सही बात है कि उस समय असम गण परिषद उतार पर थी, एक वैक्यूम वहां क्रिएट हो रहा था, हिंदुत्व की राजनीति का जोर पूरे देश भर में बढ़ रहा था, और असम के जो मध्यवर्गीय हिंदू असमिया हैं उनको भी वो हिंदुत्व लुभा रहा था, तो वो बीजेपी के करीब जा रहे थे। तो एक माहौल राजनीतिक तो बन ही रहा था, और फिर 2014 में चूंकि नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई और बांग्लादेशी का मुद्दा फिर से हावी हो गया, और चूंकि बीजेपी बांग्लादेशी के सवाल पर बहुत आक्रामक थी, हालांकि उसकी आक्रामकता मुसलमानों के प्रति ज्यादा थी, बांग्लादेशियों के प्रति उतनी नहीं, क्योंकि बांग्लादेशियों में हिंदू मुसलमान दोनों शामिल हैं। लेकिन बीजेपी को लगा, एजीपी को लगा, असम गण परिषद को लगा और मध्यवर्गीय हिंदू असमीज को लगा कि शायद हेमंत बिश्व शर्मा और बीजेपी उनके लिए ये इस संकट का समाधान कर सकते हैं, और इस वजह से जब 2016 में चुनाव हुए तो हमने देखा कि
बीजेपी ने अच्छी खासी सीटें हासिल की और असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के साथ मिलकर सरकार बनाने में वो कामयाब रही। आइए अब जरा ये देखें कि हिमंत बिश्व शर्मा की राजनीति में कौन से वो खास तत्व हैं जो उनको हिमंत बिश्व शर्मा बनाते हैं। वो कौन सा कौशल है जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी इतने ताकतवर नेता बन गए हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हिमंत बिश्व शर्मा रंग बदलने में माहिर हैं, बहुत महत्वाकांक्षी हैं और अपनी लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो कहीं भी किसी भी से भी जुड़ सकते हैं, कोई भी दांव खेल सकते हैं, कहीं भी कोई चालबाजी दिखा सकते हैं। तो कांग्रेस को तोड़ते हुए वो बीजेपी में आए। ये जाहिर है कि उन्हें असम का मुख्यमंत्री बनना था और शायद इस चुनाव के बाद उन्हें बना भी दिया जाए, ऐसा कोई वादा अगर हुआ होगा तो वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक वो कभी भी बांग्लादेशियों के सवाल पर उस तरह से मुखर नहीं थे। वो अल्पसंख्यकों के विरोधी भी नहीं थे, उनके विरोध में कभी उन्होंने बयान भी नहीं दिया था। तो एक जो कांग्रेस की नीति रही है, कांग्रेस के अपने काम करने का ढंग था, वो उसमें ढले हुए थे और उसी के दायरे में रहते हुए वो काम कर रहे थे। कभी भी वो उग्र हिंदुत्ववादी नहीं दिखे, कभी उन्होंने बीजेपी की तरह कोई बयान नहीं दिए। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए, उनकी भाषा, उनका सोच, उनके विचार सब बदल गए और वो पूरी तरह से बीजेपी में ढल गए। बीजेपी के अंदाज में बातें करने लगे। बीजेपी के जो उग्र हिंदुत्व है और उसकी जो शब्दावली है जिसमें विष घुला हुआ होता है, जहरीली भाषा होती है, वो सब उसके अंदर आ गए। और ये हमें बार बार देखने को मिला। सीए के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान उनके भड़काऊ बयान चर्चा में रहे। मदरसों के खिलाफ उन्होंने बाकायदा अभियान चलाया, क्योंकि मदरसों में शुक्रवार को छुट्टी होती थी, उसको लेकर उन्होंने हंगामा किया। मदरसों को बदलने के लिए भी वो अपने, चूंकि उनके पास शिक्षा मंत्रालय था, उसके लिए भी वो काम कर रहे हैं। तो लगातार वो मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करते रहे हैं। AIUDF जो वहाँ का गठबंधन एक दल है, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसमें बदरुद्दीन अजमल उसके नेता हैं, उनके खिलाफ भी उन्होंने ऐसे झूठे बयान दिए जिसके बाद उनके खिलाफ FIR भी उन्होंने कहा था कि इनकी पार्टी ने उनके खिलाफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जो कि बाद में साबित हुआ कि गलत है। और वो वीडियो जो था वो एडिटेड था, उसमें कहीं ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने अपने नेताओं के जिंदाबाद के नारे लगाए थे, तो ये ऐसी कोई बात थी नहीं। तो इन्होंने ये उग्र हिंदुत्व का चोला पहन लिया। अभी हाल में कुछ समय पहले ही उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस और AIUDF जीत कर आ गए, सत्ता में आ गए, तो असम में बाबर का राज फिर से आ जाएगा। तो आप देखिए कि पूरी भाषा जो तेजस्वी सूर्या बोलते हैं, गिरिराज सिंह बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ बोलते हैं और अमित शाह भी बोलते हैं, और इस तरह के जितने भी नेता हैं बीजेपी के, उनकी शब्दावली को, उनकी भाषा को उन्होंने अपना लिया है। तो आप देखिए कि रंग बदलने में उन्हें माहिर कौशल हासिल है और तुरंत उन्होंने अपने को बीजेपी के रंग ढंग में ढाल लिया है और बीजेपी के एजेंडे के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। उसमें जाहिर है कि उनका अपना एजेंडा तो है ही, और वो एजेंडा मुख्यमंत्री बनने का होगा, और अगर वो पूरा नहीं हुआ तो कब वो रंग बदलेंगे ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी वो बीजेपी में पूर्वोत्तर भारत में हिंदुत्व के झंडा बरदार बने हुए हैं और एक से एक जहरीले बयान देकर असमिया समाज में, असम में एक धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण, राजनीतिक ध्रुवीकरण के अभियान में जुटे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। और उनके निशाने पर जाहिर है कि अल्पसंख्यक हैं, उन्हें हमेशा वो संदिग्ध बनाते रहते हैं, उन्हें हमेशा वो देश विरोधी और देशद्रोही के रूप में चिन्हित करते रहते हैं। ये उनकी राजनीति की विशेषता अब बन गई है, जो 2015 के पहले नहीं थी। यहाँ ये भी बतला देना जरूरी है कि हिमंत बिश्व शर्मा कोई साफ सुथरे नेता नहीं है। उनकी छवि एक साफ सुथरे नेता की कतई नहीं है।
बल्कि उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं और दूसरे दल तो लगाते ही रहे हैं। जब बीजेपी उनके खिलाफ थी, विपक्ष में थी, तो बीजेपी ने बाकायदा उनके भ्रष्टाचारों के खिलाफ बुकलेट जारी की थी। उन पर सबसे पहला जो गंभीर आरोप लगा था वो शारदा चिट फंड घोटाला जो हुआ था, बंगाल में हुआ था, उसकी आंच असम में भी पहुंची थी और उसमें भी हेमंत विश्व शर्मा का नाम आया था। सीबीआई ने उनके घर पर छापे मारे थे और उनकी पत्नी और उनसे सीबीआई ने पूछताछ भी की थी। तो एक गंभीर आरोप ये लगा था और इसके अलावा जो दूसरा आरोप लगा था वो लुइस बर्जर जल आपूर्ति घोटाले में बीजेपी ने उन्हें मुख्य आरोपी बताया था, क्योंकि जल आपूर्ति के एक कंसल्टेंसी फर्म थी अमेरिका की, उससे कुछ लेन देन का मामला गोवा और असम दोनों राज्यों में इस कंसल्टेंसी फर्म में वो अमेरिका में इस करप्शन के चार्ज में पकड़ी गई थी, उस पर जुर्माना हुआ था। लेकिन हमारे यहाँ तो चूंकि भ्रष्टाचार जमकर चलता है और उस पर कार्रवाई भी कम होती है, इसलिए कुछ खास नहीं हुआ। उस समय अमित शाह ने जब हेमंत विश्व शर्मा पार्टी बदलकर बीजेपी में आए थे तो ये सारे सवाल पत्रकारों ने उठाए थे और बीजेपी के जो अध्यक्ष थे उस समय अमित शाह, वो झुंझला गए थे, वो तिलमिला गए थे और पत्रकारों के साथ उनकी तू में भी हो गई थी। और उन्होंने उस समय कहा था कि इन तमाम आरोपों की जांच की जाएगी, क्लीन चिट उन्होंने नहीं दी थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो भी भ्रष्ट लोग कांग्रेस या दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए हैं वो उनको अभयदान मिल गया है, वो सुरक्षित हैं, उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं हो रही है और यही फायदा हेमंत विश्व शर्मा को भी मिला। शायद दल बदल करते समय कांग्रेस से बीजेपी में जाते समय भी उन्हें ये वादा किया गया था कि उन्हें उनके इन मामलों को ठंडे बस्ते में रख दिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी और वो कार्रवाई नहीं हुई भी तो बहुत धीमी गति से हो रही है। और हम सब जानते हैं कि अब बीजेपी के अंदर वो इतनी ताकत अख्तियार कर चुके हैं और उन पर मोदी और शाह की इतनी कृपा हो चुकी है कि कोई सीबीआई, कोई ईडी, कोई इनकम टैक्स उनका बाल बांका नहीं कर सकती है। ये और बात है, लेकिन ये करप्शन का मामला ये उन पर लगातार लग रहा है। उनकी छवि कोई बहुत साफ सुथरे नेता की ही नहीं रही है, बल्कि ये कहना चाहिए कि वो जोड़ तोड़ वाले एक चालबाज नेता, धूर्त, मक्कार किस्म के नेता के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं और ये उनकी छवि है। और इससे बहुत सारे असमिया इसे नापसंद भी करते हैं। कोई वो असमिया समाज के हीरो नहीं है। ये और बात है कि अपने इस कौशल की वजह से वो महत्व हासिल कर चुके हैं, लेकिन असमिया समाज उन्हें पसंद नहीं करता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सीएए के आंदोलन के समय भी भूमिका निभाई, उससे भी उनके खिलाफ असमिया समाज में बहुत गुस्सा है। लेकिन जो भी है, उन्होंने जो भी किया है उसकी वजह से उन्होंने एक हैसियत अख्तियार कर ली है और इस सब का इस वाले चुनाव में वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं देखना ये होगा, क्योंकि जो लड़ाई है वो बहुत करीबी दिख रही है। जो एनडीए का गठबंधन है, बीजेपी, एजेपी और यूपीपीएल का गठबंधन है, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस और एआईयूडीएफ और लेफ्ट पार्टीज का जो गठबंधन है वो बड़ी कांटे की टक्कर दोनों में दिख रही है और ये कहा नहीं जा सकता है कि कौन जीतेगा। लेकिन अगर बीजेपी दोबारा वापस लौटती है तो निश्चित रूप से हेमंत विश्व शर्मा का इसमें बड़ा योगदान माना जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज के असम के महारथियों पर पहली कड़ी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी और आप इसको लाइक भी करेंगे, बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, अगली कड़ी के साथ मैं जल्दी फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।